अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो एल एम एन वैनिश कर जाए अगर सारे पॉइंट्स पे एक सरफेस के ऊपर, तो जो सरफेस होगी वो एक प्लेन सरफेस होगी। तो आज की लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप जो है वो नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की एग्जांपल। इसमें हमने प्रूफ ये करना है कि जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के जो कोफिशिएंट्स है एल एम एन वो वैनिश कर जाएं अगर सरफेस के हर एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है। वैनिश का मतलब ये है कि अगर एल एम एन जो तीनों हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो आ जाए। तो सबसे पहले तो हमने ये सपोज करना है कि जो सरफेस है वो प्लेन है। अगर सरफेस प्लेन है तो जो कोफिशिएंट्स है वो ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर अगर कोफिशिएंट्स जो है वो ज़ीरो है तो सरफेस प्लेन हो जाएगी। इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं इस एग्जांपल में आपको दोनों मेथड बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एक मेथड यूज़ करते हो या दो मेथड यूज़ करते हो। अगर तो हमें ये स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ गिवन होती है तो देन हमें वो दोनों के दोनों मेथड जो हैं वो बताने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें एग्जाम्पल में इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन नहीं बताई हुई, सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर हमारे पास एल एम एन जो है वो वैनिश कर जाते हैं तो सरफेस जो है वो प्लेन हो जाएगी। तो हम इसमें जो है वो एक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हम दोनों मेथड यूज़ कर लें ताकि हमारे पास जो है वो किसी भी किस्म की गुंजाइश ना हो इस क्वेश्चन को डिसप्रूव करने की। तो यहाँ पे मैं इस एग्जांपल में दोनों ही मेथड बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो सरफेस है वो प्लेन है। लेट अस सपोज द सरफेस बी अ प्लेन सरफेस। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि अगर सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस है तो वहाँ पे जो सरफेस नॉर्मल होगा वो कांस्टेंट वेक्टर होगा। जब सरफेस जो है वो प्लेन है, नॉर्मल वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम वहाँ पे कितने भी वेक्टर्स ले लें, आर एन वन एन टू एन थ्री अप टू सो ऑन, तो वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे बिकॉज हमारे पास जो सरफेस नॉर्मल है वो तो कांस्टेंट वेक्टर है। तो उनके जो एन वन एन टू होंगे वो जो हमारे पास है वो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि एन वन और एन टू होता है वो एक्चुअली में एन का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू यू और विद रिस्पेक्ट टू वी। तो जब एन ही कांस्टेंट है तो जब हम उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लें या फिर विद रिस्पेक्ट टू वी लें वो तो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब एन वन जो है वो एन टू दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों के आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएंगे। तो देन हम यहाँ पे उनके फार्मूलाज लगा लेते हैं एल एम और एन का, जिसमें एन वन और एन टू यूज़ हो। फार्मूलाज लगाएंगे तो एल एम एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एल का फॉर्मूला हमारे पास इक्वल होता है माइनस एन वन डॉट आर वन, और एम का फॉर्मूला होता है माइनस एन टू डॉट आर वन या फिर एन वन डॉट आर टू। ये दोनों सेम फार्मूला है, दोनों यूज़ हो सकते हैं, जो सा मर्जी लिख लें आंसर सेम आता है। और एन जो होता है उसका फार्मूला होता है माइनस आर टू डॉट एन टू। अब यहाँ पे अगर हम ये जो इक्वेशन हमारी सेकंड है इसमें वन को यूज़ करें तो हमें जो एल एम एन है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे एन वन की वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पे मैं ज़ीरो लगाऊँ तो एल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। एन टू भी ज़ीरो है, यहाँ पे लगाऊँ तो ये भी ज़ीरो, यहाँ पे एन टू भी ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो। इसका मतलब जो एल एम और एन है वो तीनों टर्म्स जो है इक्वल है, और इक्वल किसके हैं वो ज़ीरो के। यहाँ से प्रूफ होगा कि अगर हम जो सरफेस है वो प्लेन लेते हैं तो जो सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट्स एल एम एन है वो वैनिश कर जाते हैं, उनका आंसर ज़ीरो आ जाता है। ये तो प्रूफ हो गया। अब अगर कन्वर्सली हम उलट चलें कि अगर एल एम एन हमारे पास ज़ीरो है तो वो सरफेस प्लेन होती है कि नहीं होती, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो है, और शो हमने ये करना है कि जो सरफेस है वो प्लेन है। तो सरफेस को प्लेन शो करने के लिए जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो ये होती है कि जो उसमें नॉर्मल वेक्टर एन है वो कांस्टेंट है। अगर हम एन को कांस्टेंट प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि जो सरफेस हमारे पास है वो नॉर्मल है। तो अब जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट्स उनको यूज़ करते हुए जो हाइपोथेसिस है हमें यहाँ से गिवन होता है कि जो आर वन डॉट एन टू या फिर एन वन डॉट आर टू वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ज़ीरो के इक्वल इस तरह से होता है कि अगर हम जो है वो डिफरेंट के साथ हम डॉट डिफरेंट टर्म्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट ले तो वो ज़ीरो के इक्वल आता है। तो एन टू का हम आर वन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले या एन वन का आर टू के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो वो आंसर है जो है हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अब एन वन और एन टू दोनों तो इक्वल है, इक्वल हो सकते हैं ना दोनों, एन वन और क्यों, चूँकि इन दोनों के आंसर ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब एन वन और एन टू दोनों सेम होंगे। जब ये दोनों सेम है तो इनकी जगह पे हम एन यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एन वन के साथ जो एन टू है उसकी जगह पे भी एन पुट कर देंगे और एन वन की जगह पे भी एन पुट कर देंगे। अब जो इक्वेशन है वो आ जाएगी आर वन डॉट एन इज इक्वल टू आर टू डॉट एन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 अगर दोनों को हम देखें तो इससे पता चल रहा है कि एन वन और एन टू का आर वन आर टू के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो भी आंसर ज़ीरो है, एन आर वन आर टू का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो भी आंसर ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो एन वन और एन टू है वो एन के पैरेलल है।
अब अगर पैरेलल है तो इसका मतलब वो एन के मल्टीपल्स भी होंगे, क्योंकि अब पैरेलल का मतलब ये तो यही होता है ना कि दोनों टर्म्स पैरेलल हैं, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का कंफर्म नहीं होता कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो वो मल्टीपल्स किस फॉर्म में हम उसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n1 जो है वो लैम्डा n के इक्वल और n2 जो है वो म्यू n के इक्वल हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो लैम्डा और म्यू है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। अब ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो सेम वेक्टर्स होते हैं अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो उनका आंसर 1 होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर n1 का n के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर जो है वो 1 है। अब यहाँ पे तो आंसर 1 है, लेकिन जो ऊपर हमने यूज़ किया अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ से हम n की वैल्यू अगर यहाँ से मैं लैम्डा को यूज़ करते हुए या फिर म्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसकी n की वैल्यू निकालूँ तो वो n1 ओवर लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे मैं n की वैल्यू पुट करूँ तो n डॉट n की जगह पे आंसर क्या आएगा, n1 ओवर लैम्डा, लैम्डा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर यहाँ पे मैं n2 की n के साथ यहाँ पे जो n है उसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करी तो ये n2 ओवर म्यू होगा, म्यू इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब फर्दर अगर हम n डॉट n इज इक्वल टू 1 को यूज़ करते हुए देखें कि अगर हम सेम जो वैक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लें और उसका आंसर 1 आए, तो यहाँ से हमें ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। जैसा कि अगर हमने n का n के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर 1 है, लेकिन जब n का हम n1 के साथ या फिर n का n2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर जो है वो 0 है। वो वाली यहाँ पे कंडीशंस हमने लिख ली कि अगर n का n1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या n का n2 के साथ तो आंसर जो है वो 0 आता है। अगर अब इन पाँचवीं और छठी इक्वेशन दोनों को हम यूज़ करें, यहाँ पे n का n1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लैम्डा है, यहाँ पे n का n1 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। अगर इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं तो लैम्डा जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो म्यू 0 के इक्वल आ जाता है। अब लैम्डा भी 0 है, म्यू भी 0 है, तो जो ऊपर हमने इक्वेशंस इनकी लेट की थी जिसमें हमने मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे हम लैम्डा और म्यू की वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं तो n1 और n2 जो है वो 0 के इक्वल आ जाते हैं। अब n1 भी 0 है, n2 भी 0 है, तो इसका मतलब जब हमारे पास n1 नॉर्मल वेक्टर जिसका हमने विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव u लिया आंसर 0 आया, या फिर वो वाला नॉर्मल वेक्टर जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लिया वो 0 है, तो 0 डेरिवेटिव तो हमारे पास तभी आता है जब जो हमारे पास वेक्टर है वो कांस्टेंट हो। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि जो n था वो कांस्टेंट वेक्टर है। जब हमारे पास नॉर्मल ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस है। और यही हमारा इस जो एग्जांपल था उसका प्रूफ था कि अगर हमारे पास जो सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट्स है LMN वो 0 हों तो हमारे पास जो प्लेन सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस होती है। सरफेस जो होती है वो एक प्लेन सरफेस होती है।